नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ना कह के न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोल रहे हैं, बिकॉज ये अचानक से 2020 में इसको लाया गया है और इसको स्टार्ट किया जा रहा है। तो जो पहले की जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी थी उसको हम लोग एब्रिविएट करते थे लाइक एनपीई, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन। और अब जो हम लोग इसको जब से ये गवर्नमेंट आई है, जब से इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रहे थे, तब से इसको एनपीई, एनईपी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 बोल। ओके, तो सबसे पहले ये जो फर्स्ट नेशनल एजुकेशन पॉलिसी था, वो सबसे पहले इंट्रोड्यूस हुआ था 1968 में। ओके, एंड एट दैट टाइम जो प्राइम मिनिस्टर हमारी थी वो थी श्रीमती इंदिरा गांधी, जिन्होंने की कोठारी कमीशन के सारी चीजों को रखा था और उसके बेसिस पे ही इस एजुकेशन पॉलिसी को बनाया गया था। उसके कुछ सैलिएंट फीचर्स थे। उसमें आपका 3 लैंग्वेज फॉर्मूला था। देयर आर 3 लैंग्वेज फॉर्मूला इन सेकेंडरी एजुकेशन, इंग्लिश, हिंदी एंड द रीजनल लैंग्वेज। क्योंकि ये जो नई पॉलिसी बनी है, इसमें मल्टीलिंगुअलिज्म का बहुत ही प्रभाव है और बहुत इफेक्ट है इसका। तो उसमें क्या था कि आपको इंग्लिश, हिंदी तो बिल्कुल पढ़ना ही है और साथ में कोई रीजनल लैंग्वेज का एक ऑप्शन दिया गया। ओके, और जो नेशनल इनकम होता है कंट्री का, उस नेशनल इनकम का कुछ परसेंटेज जो होता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे वो पूरा खर्च करना होता है। तो उस टाइम पे आपका 6% इसको लिया गया था कि दी नेशनल इनकम का 6% पूरा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पे खर्च किया जाए। ठीक है, और 14 साल के बच्चों तक के लिए एजुकेशन कंपलसरी था, और वो तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में भी बोला गया है ना। उसके बाद नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जब 1968 को आगे बढ़ाया गया, उसमें कुछ चेंजेस लाया गया। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि एक बदलाव जरूरी होता है, तो पहले से बदलाव, उस समय तो हम लोग थे भी नहीं, तो पहले से बदलाव जरूरी होता है। तो उसमें क्या हुआ कि नई जो पॉलिसी आई उसमें 1986 में उस समय हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और उनका फोकस ये था कि इक्वल अपॉर्चुनिटी देना है सारे बच्चों को पढ़ने के लिए। इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी का मतलब ये है कि इक्वलिटी एंड इक्विटी 2 वर्ड्स होता है, इसको हमको फॉलो करना है। तो व्हाट इज इक्वलिटी एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वलिटी एंड इक्विटी? इक्वलिटी का मतलब ये होता है कि इक्वलिटी को हम लोग तब अचीव कर सकते हैं व्हेन स्टूडेंट्स आर ऑल ट्रीटेड द सेम एंड हैव एक्सेस टू सिमिलर रिसोर्सेज। सारे स्टूडेंट को हम लोग को सेम ट्रीट करना है, उनको सारे रिसोर्स उनको भी मिलने चाहिए। उसके बाद इक्विटी की बात आती है। तो इक्विटी में ये होता है कि इट इज अचीव्ड व्हेन ऑल द स्टूडेंट्स रिसीव द रिसोर्सेज दे नीड सच दैट दे ग्रेजुएट प्रिपेयर्ड फॉर सक्सेस आफ्टर हाई स्कूल। तो इक्वलिटी और इक्विटी पे जोर दिया गया, और राजीव गांधी के समय में इस बात पे जोर दिया गया कि जो माइनॉरिटीज है और या जो एससी और एसटी कैटेगरी के जो बच्चे हैं, और चाहे जो भी वोमेन है जिनकी पढ़ाई नहीं हो पाती है, उस पर भी विशेष फोकस करना है। ये उस समय जोर दिया गया। ये नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 का था, जिसकी अध्यक्षता उस समय के प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी ने किया था। उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये राजीव गांधी की बहुत बड़ी देन थी उस समय। ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, जो आजकल हम लोग डिजिटल ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, डिजिटल व्हाइट बोर्ड का यूज करते हैं, आजकल तो बहुत फास्ट हो गया है जमाना, लेकिन उस एट दैट टाइम ब्लैक बोर्ड भी सबको नसीब नहीं था, और ब्लैक बोर्ड पे पढ़ना भी सारे बच्चों को नसीब नहीं था कि मेरे टीचर्स ब्लैक बोर्ड पे मुझे पढ़ाएं। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो एक सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम था 1987 में, जो कि राजीव गांधी जी द्वारा चलाया गया था। और इसका मकसद ये था कि प्रोवाइड ऑल द प्राइमरी स्कूल्स इन द नेशन विद द मिनिमम रिक्वायर्ड नेसेसरी सर्विसेज। ये एकदम मिनिमम रिक्वायर्ड नेसेसरी सर्विस था जो कि प्राइमरी एजुकेशन में जरूरी था, और दैट्स व्हाई ये ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड जो है वो बहुत फेमस है। और आज भी हम लोग ब्लैक बोर्ड का यूज करते हैं, और बहुत लोग आज भी ब्लैक बोर्ड में पढ़ाने में ही कंफर्टेबल फील करते हैं। क्योंकि अचानक से ये जो कोविड पेंडेमिक आया, इससे अचानक से क्या हुआ कि सब कुछ धीरे धीरे डिजिटाइज होते गया। आज हम और आप मीटिंग बैठ के कर रहे हैं, ये ओनली ड्यू टू पेंडेमिक। अदरवाइज हमारा तो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का प्रोग्राम चलता था, हम लोग को कहीं किसी दूसरे स्कूल में जाना पड़ता था, फिर सीबीएसई के लोग आते थे, हम लोग को ट्रेनिंग। ये ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ये इसलिए करना पड़ा है बिकॉज वी हैव टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और इसमें बहुत जल्दबाजी भी है, क्योंकि सरकार ने एक समय दे रखा है कि 2030 तक हमें सारा कुछ कर लेना है। जो भी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के जो मेन पॉइंट्स है, उन्हें सारा कुछ हमको करके दिखाना है।
और सबको इम्प्लीमेंट करना है। इसके बाद एक और एजुकेशन पॉलिसी पे वर्क हुआ, लेकिन वो मॉडिफिकेशन था, वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में कोई चेंजिंग नहीं था, वो जस्ट एक मॉडिफिकेशन था, क्योंकि पीवी नरसिम्हा राव जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे 1992, उस समय इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन हुआ। और उस मॉडिफिकेशन में मेन जो सिग्निफिकेंट जो पॉइंट था वो था यूनिवर्सल इनरोलमेंट। यूनिवर्सल इनरोलमेंट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे बच्चे स्कूल में इनरोल तो हो जाते, लेकिन पता नहीं वो कब स्कूल छोड़ के चल गए, वो बिना पढ़ाई किए हुए अपना कंप्लीट करके चले गए, पता भी नहीं चला, और वो स्कूल छोड़ के कहीं दूसरी जगह चल गए, पढ़ाई लिखाई छोड़ दी। तो जब पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर था, जब उन्होंने इसको लागू किया, बोला कि नहीं, वो 1986 का जो हमारा ये है पॉलिसी है एजुकेशन पे, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दिया जाए। और उन्होंने क्या किया कि वो यूनिवर्सल इनरोलमेंट और रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन को बीच में लेके आए। इसका मतलब ये होता है कि आफ्टर ज्वाइनिंग द स्कूल द चाइल्ड शुड रिमेन देयर स्टिल ही और शी कंप्लीट्स हिज प्राइमरी स्कूल कोर्स। कम से कम बच्चे जब प्राइमरी अपने स्कूल कोर्स को पूरा कर ले, उसके बाद ही फिर हमारा कुछ एजुकेशन का जो हम लोग ने पॉलिसी बनाया है उसका आउटकम्स कुछ आएगा। और यहाँ देखा जा रहा है कि मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रंस लीव द स्कूल एट एनी स्टेज बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। अब हमने ग्रेजुएशन कर रखा है, हमने मास्टर डिग्री ले रखा है, बीच में अचानक छोड़ के चल दी, तो फिर ये एजुकेशन पॉलिसी का बात कहाँ, फिर क्या रहा, कुछ नहीं रहा। तो ये पीवी नरसिम्हा राव के समय में ये चीज आया। और उसके बाद इन्होंने जोर दिया एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन पे, कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। और जो कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, अभी भी स्लाइड हमारा नहीं शो हो रहा है, पता नहीं क्या टेक्निकल फॉल्ट आ रहा है, आना तो नहीं चाहिए, नहीं हो रहा है। तो इसके बाद उन्होंने कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन का एक रखा कि भाई जो भी बच्चे इंजीनियरिंग, मेडिकल या हायर एजुकेशन लेंगे, उन्हें एक कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के थ्रू होकर गुजरना पड़ेगा, और उन्हें वो पास करना होगा, तभी वो बच्चे हमारे आगे की हायर एजुकेशन कर सके। ठीक है। अब क्या है कि एक चीज और इसमें थी कि आप जो भी रूरल और अर्बन डिस्पैरिटीज जो है हमारे समाज में, देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ रूरल एंड अर्बन डिस्पैरिटीज, कि जो हमारे गांव साइड के बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे, और जो हमारे शहरी एरिया में है वो बच्चे पढ़ ले रहे हैं। तो इस डिफरेंस को हम लोग रिड्यूस करना, ये उस समय की बात है। तो इसको कैसे ये किया जाए, रिड्यूस किया जाए, और उनको प्रॉब्लम क्यों होता है। जो 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 ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे होते हैं उनको प्रॉब्लम कहाँ है। प्रॉब्लम ये है कि पहले तो उनके पास इन्वायरमेंट नहीं, दे डोंट हैव एनी इन्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन, दे डोंट हैव लर्निंग एबिलिटी, दे डोंट हैव अवेलेबिलिटी ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन हिज और हर विलेज। तो जब उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास इन्वायरमेंट नहीं है, उनके पास वैसे सराउंडिंग नहीं, देन हाउ कैन दे लर्न, हाउ कैन दे लर्न। इसलिए इन्होंने कहा कि नहीं, ये जो डिस्पैरिटीज है, ये जो डिफरेंस है बिटवीन द रूरल एंड अर्बन स्टूडेंट्स, इसको हम लोग कम करना पड़ेगा। ये जो ब्रिज गैप है ये मस्ट हैव रिड्यूस्ड। ओके, तो ये हो गई 1968, 1986, 1968 श्रीमती इंदिरा गांधी, 1986 श्री राजीव गांधी, 1992 द मॉडिफिकेशन ऑफ 1986 नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन पीवी नरसिम्हा राव। और अब जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी या नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, और वी कैन से दैट न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, ये जो स्ट्रक्चर आया इन द मोदी गवर्नमेंट और हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के समय में, जो इन्होंने इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा, इसका सबसे मेन पॉइंट ये है कि इसके स्ट्रक्चर को पूरा चेंज कर दिया गया। अगर मेरा स्लाइड चलता तो मैं ज्यादा अच्छे से दिखा पाता, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है। ओके, अब शायद आप लोग को दिखना चाहिए। लो सर। यस सर, हाँ यस सर, स्लाइड इज स्लाइड इज विजिबल सर। ओके, am I audible sir? Yes sir, you are audible sir. Okay, sound is good. very nice. अब अच्छा लगेगा, थोड़ा सा ना स्लाइड देखना चाहिए। What we are discussing it is clearly seen on the slide. Okay, तो ये रहा, हमने पहले बताया नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में, जो कि 1968 में चला, जो कि इंदिरा गांधी के द्वारा चलाया गया था।
इसके बाद मैंने बताया 1986 जो किसी राजीव गांधी के द्वारा लीड किया गया गवर्नमेंट को, और इसके बाद मैं अभी ये बता रहा था कि जो हमारा स्ट्रक्चर है एनईपी 2020 का, ठीक है ना, उस स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहा था। तो स्ट्रक्चर में बात करने से पहले मैं थोड़ा सा इसके विजन के बारे में बता रहा हूँ। व्हाट इज द विजन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 which is led by the India government by Shri Narendra Modi, our honorable prime minister। सबसे पहले इस नीति का जो विजन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020, इसका विजन ये है कि छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान की जाए, और उस उच्च शिक्षा प्रदान करने में क्या क्या चीजें हम लोगों को करनी है, इस चीज पे ध्यान देना है। जैसा हमने स्लाइड में देख रहा है कि मैं देख रहा हूं हम लोग की ये एजुकेशन पॉलिसी एंड एन एजुकेशन सिस्टम रूटेड इन इंडियन इथोस दैट कंट्रीब्यूट्स डायरेक्टली टू ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। सिंपल सी बात है, अगर हमने इस विजन को अपना लिया, हमने जो विजन को रख लिया, जैसे हमने अपने स्कूल के लिए विजन रखा है, आप लोगों ने भी रखा होगा, तो हमारा कुछ तो विजन होता ही है। तो इसका विजन ये है एनईपी का कि सारे बच्चों को हायर स्किल्स और उसको उसका एजुकेशन मिल जाए, ताकि वो पूरा वाइब्रेंट नॉलेज के साथ वो पूरा हमारा जो देश है इंडिया ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर हो जाए। बट हाउ कैन इट बी पॉसिबल, ये कैसे हो सकता है? हमने विजन तो लिख दिया, मैंने विजन तो बना लिया, बट इसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए? हाउ कैन वी इम्प्लीमेंट दिस? हु कैन इम्प्लीमेंट दिस? यस, we all the educators, we all the teachers, we all the stakeholders are responsible for implementing this NEP 2020, and that's why we are going to doing training every day, every session, 2 or 3 or 4 session in YouTube, live webinar is continuously going regularly। अभी तो सपने में भी सोता हूं तो ट्रेनिंग ही दिखता है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आपको ट्रेंड किया जा रहा है। अगर आप ट्रेंड होंगे तभी तो फिर बच्चे ट्रेंड होंगे। मेरे को कुछ आता नहीं और मैं बच्चे को समझाने चल दिया, तो ये तो मैं बच्चों के साथ धोखा ही कर रहा हूँ। सबसे पहले हमको खुद पढ़ना है। सच्चाई ये है कि हम लोग अभी ये भी नहीं जानते कि एक्चुअल में एनईपी 2020 है क्या। ये भी तो अभी अगर इसके पूरे बुक को पढ़ा जाए तो अभी हम लोग खुद नहीं समझ पाएंगे कि इसमें है क्या। अभी हम लोग जो पॉइंट पढ़ रहे हैं वो बहुत बेसिक सा पॉइंट पढ़ रहे हैं, बस हम लोग एक उसको बेसिक समझ रहे हैं कि ऐसा करना है। उसके बाद विजन ऑफ द पॉलिसी ये भी है कि जितने भी लर्नर्स हैं उनके अंदर एक थॉट लाया जाए, एक स्पिरिट लाया जाए, ताकि उन्हें समझ में आए कि यस मैं पढ़ किस ले रहा हूं, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ आवर नेशन। इसलिए हमें स्किल्स चाहिए, इसलिए हमें वैल्यू चाहिए। ये पॉलिसी बच्चों को स्कूल ले जाने की पॉलिसी है। बहुत सारे बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, आप गार्जियन को कॉल करते रहिए। बीइंग द प्रिंसिपल ऑफ माय स्कूल मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चों को गार्जियन को पेरेंट्स कॉल करते रहिए, उनको फर्क ही नहीं पड़ता है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि शिक्षा होता क्या है। अगर ये पता चल जाए तो उसका प्रॉब्लम कहीं आएगी। तो ये पॉलिसी बच्चों को स्कूल ले जाने की पॉलिसी है। जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको अच्छी शिक्षा देने की पॉलिसी है। जो शिक्षक हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग देने की पॉलिसी है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो भी शिक्षा दिया जाएगा, ये शिक्षा बिल्कुल जॉयफुल होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। कोई स्ट्रेस कोई नहीं होना चाहिए बच्चों को। हम लोग के समय में तो मैडम लोग हम लोग को पढ़ाती थी तो बेंच पे खड़ा कर करके दो उंगली के बीच में पेन रख के उंगली दबाती थी। अब नहीं कर सकते आप, करके आप देख लीजिए। स्कूल में बच्चे को आप पनिशमेंट देकर देख लीजिए, अगले दिन गार्जियन घर पहुंच जाएगा कि हाउ कैन यू ट्रीट माय चाइल्ड लाइक दिस, ही इज नॉट एनिमल, ही इज माय चाइल्ड, ही इज माय सन, हाउ कैन यू ट्रीट लाइक दिस। आप बच्चे को कैसे छू दिए? जमाना बहुत बदल चुका है। हम लोग मारने से सुधरते थे, अब मार के देख लीजिए बच्चों को। सीबीएसई भी यही करता है कि नहीं, आपको जॉयफुल लर्निंग करानी, ठीक है ना। आपको ऐसा लर्निंग करानी है जिसके शिक्षा लेने के बाद बच्चे अच्छे नागरिक बन जाए और देश की डेवलपमेंट में उनका पूरा योगदान है। और ये जो शिक्षा नीति है, ये जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ये 5 खंभों पर खड़ी है। देयर आर 5 पिलर्स इन व्हिच दिस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी स्टैंड्स। व्हिच आर दिस 5 पिलर्स? सबसे पहला है एक्सेस। एक्सेस का मतलब ये होता है कि प्रोवाइडिंग एक्सेस ऑफ एजुकेशन टू एवरी चाइल्ड। We have to provide access of education to each and every child। कोई बच्चा छूटना नहीं चाहिए, irrespective of caste,
एबिलिटी और डिसेबिलिटी। वो किस कास्ट का है डजंट मैटर, उसकी एबिलिटी क्या है डजंट मैटर, और उसकी एबिलिटी क्या है डजंट मैटर। कुछ बच्चा सुन नहीं पाता, कुछ बच्चा चल नहीं पाता, कुछ बच्चा समझ नहीं पाता, इसका मतलब क्या उसको पढ़ने का अधिकार नहीं। ये तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, उसे अधिकार है। तो हम लोग को सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि कोई भी बच्चा इरेस्पेक्टिव ऑफ हिज कास्ट, एबिलिटी, डिसेबिलिटी, रिलीजन, कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया से आ रहा हो, कभी भी वो बच्चा छूटना नहीं चाहिए पढ़ाई से। हम लोग को पढ़ाना है और पकड़ पकड़ के पढ़ाना है, सारे बच्चों को पढ़ाना है, तो ये उसका अधिकार है। सेकेंड पिलर है इक्विटी, जो मैंने पहले बता दिया। इक्विटी इन द सेंस ऑफ लैंग्वेज, इसका बहुत सेंस होता है, बट इन सेंस ऑफ लैंग्वेज अगर हम बात करें तो हमारे बच्चे जो भाषा बोलते हैं, क्योंकि हमारे देश में ना बहुत सारी भाषाएं बोली जाती है, 1600-1700 भाषा बोली जाती है, लेकिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जो इंडिया है ना, वो सिर्फ 22 भाषा को ही दिया है हमारे, ताकि आपको 22 लैंग्वेज को ही आपको ध्यान में किसी को लेकर चल रहा है। बट क्या जो बच्चा 23rd लैंग्वेज जानता है उसको हम लोग पढ़ाएंगे नहीं? उसको पढ़ाना पड़ेगा। बिकॉज ये कोई जरूरी थोड़े है कि जो भाषा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखा है बस वही बच्चे को आता हो। कुछ बच्चा को कन्नड़ आता है, कुछ को मलयालम आता है, कुछ आता है, कुछ को कोटा आता है, तो क्या हम लोग झारखंड में है, जो बच्चे को कोटा आता है तो उसको पढ़ाएंगे नहीं? दिस इज द मेन फीचर एंड विजन ऑफ दिस एनईपी 2020। अगर बच्चा को मन है कि नहीं मेरे को कोटा में पढ़ना है, तो देन वी हैव टू प्रोवाइड देम अ कोटा टीचर। ठीक है, तो ये विजन हुआ। उसके बाद जो थर्ड पिलर है वो एफोर्डेबिलिटी है, उसके बाद अकाउंटेबिलिटी है एंड देन क्वालिटी है। देखिए अकाउंटेबिलिटी एफोर्डेबिलिटी आप लोग सब लोग जानते हैं। शिक्षकों की अकाउंटेबिलिटी मतलब देखिए, हम जब स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो अकाउंटेबिलिटी किसकी होनी चाहिए? हमारी होनी चाहिए, शिक्षकों की होनी चाहिए, स्कूल की होनी चाहिए, हर यूथ वॉलंटियर्स की होनी चाहिए अकाउंटेबिलिटी। कौन रिस्पॉन्सिबल है? स्कूल में अगर कोई बुरा काम होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है उसका? सिर्फ टीचर ही नहीं है, प्रिंसिपल भी है, पूरा स्कूल है, होल मैनेजमेंट है। आप सब कुछ एक पे नहीं फेंक सकते है ना, तो अकाउंटेबिलिटी तय करना पड़ेगा, जिम्मेवारी किसकी। क्वालिटी की जहां तक बात करें तो वी हैव वेरियस इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन आवर नेशन। हम लोग पहले जोर देते थे इंफ्रास्ट्रक्चर पे कि हमें ये बनाना है, उतना स्कूल बनाना है, बट अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर नहीं देना है, क्योंकि जो बनाना था वो बन चुका। बहुत सारे स्कूल आ गए। अभी अपने एरिया में देख लीजिए, कहीं पे भी रामगढ़ में ही काउंट कर लीजिए स्कूल, कितने सारे स्कूल रामगढ़ में, बहुत सारे स्कूल। तो अब हमें इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, वी हैव टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। ऑलरेडी स्कूल्स बहुत है, अब क्या करना है कि क्वालिटी पे ध्यान देना। सर किसी का शायद ऑन हो गया है Please, it is requested, teachers, mute your phone immediately. ओके। Sir, some disturbance is there. Please, Amar Singh sir, you have to mute your phone. I think so. Okay sir, continue. ठीक है सर, Okay sir, continue. ओके। नाउ दिस इज द ट्रांसफॉर्मिंग करिकुलर एंड पेडागोजिकल स्ट्रक्चर। आई थिंक यू ऑल ऑफ यू आर एबल टू सी दिस। हमारे लेफ्ट साइड में जो है वो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर है, जो आप लोग देख पा रहे हैं, जो ब्लैक एंड व्हाइट में है, और जो हमारे राइट साइड में है वो न्यू पेडागोजिकल स्ट्रक्चर है। ओके, तो प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर में हम लोग देखिए सिर्फ दो ही बॉक्स बना हुआ, उसमें दिखाया गया है कि 6 से 16 साल तक में आपका जी आवाज समझे आती है ना। सर थोड़ा सा बताइएगा नाम उसका। तो सर हाँ सर, ये मिस्टर देखिए तो कितना है बनर्जी सर इज देयर। Sanjay Kumar, please. Mr. Sanjay Kumar, it is requested, meeting is going on, so all of you mute your phone and mute your videos. Okay sir, continue sir. ओके सर, 1 मिनट।
1 मिनट बेटा। तो ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हम लोग को, ये प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर 10+2 था। दिस इज द प्रीवियस एकेडमिक स्ट्रक्चर। और जो हमारा नया स्ट्रक्चर है, न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर, वो जो स्ट्रक्चर है वो बेस है 5+3+3+4। हम इसको कैसे याद रख सकते हैं? 53-34 स्ट्रक्चर। 53-34 स्ट्रक्चर, दिस इज द न्यू स्ट्रक्चर। इसी स्ट्रक्चर पे सारा हमारा एजुकेशन सिस्टम जो है, न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, इस पर टिका हुआ है। और हम लोग को इसके अकॉर्डिंग ही अब आगे बढ़ना है। तो हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि 5+3+3+4 ये स्ट्रक्चर है क्या, क्या करना कैसे है। तो देखिए आप लोग, नीचे जो बॉक्स बना हुआ है हल्का ग्रीन कलर का, वो फाउंडेशनल है। उसमें 3 इयर्स और 2 इयर्स ये दिया हुआ है, जिसमें कि 3 से 6 साल के बच्चे स्टार्टिंग के 3 इयर्स, और उसके बाद 6 से 8 साल के बच्चे 2 इयर्स। ये 5 हो गया, स्टार्टिंग का 5। पहले इसको हम लोग समझ लें, बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेज आएगा प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें कि 8 से 11 साल के बच्चे रहेंगे, और वो क्लास 3 से 5 होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेज आएगा वो है मिडिल स्टेज, जिसमें 11 से 14 साल के बच्चे रहेंगे, और क्लास 6 से 8 होगा। और इसके बाद आएगा सेकेंडरी स्टेज, जिसमें 9 से 12 के बच्चे रहेंगे, और ये बच्चे 14 से 18 साल के। These are 4 steps in new national education policy. तो हमें याद कैसे रखना है? 5+3+3+4, दिस इज 53-34 स्ट्रक्चर। अब मैंने कहा कि 3 ईयर हमारा एज 3 से 6 रहेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं, अब हम लोग 1 बाय 1 समझते हैं, ठीक है ना। अब देखिए है फाउंडेशनल स्टेज। अभी जो हमारा फाउंडेशनल स्टेज है, इसमें होता क्या है कि हम लोग बच्चे को स्टार्टिंग में, देखिए हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो पहले से नर्सरी एलकेजी यूकेजी चलाते हैं, मेरा भी स्कूल चलाता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट आप नर्सरी एलकेजी यूकेजी नहीं चला सकते। सीबीएसई तो बोलता नहीं, सीबीएसई तो 1 क्लास से ले रहा था ना, बट पहले से हम लोग प्राइवेट स्कूल जो है नर्सरी एलकेजी यूकेजी चलाते थे, उसको इंट्रोड्यूस किया गया है। और इसमें बोला गया है कि जो चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, इसमें देखिए ध्यान रखिएगा, एक वर्ड है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, कैपिटल ई, कैपिटल सी एंड कैपिटल ई, ठीक है ना। पहले के में क्या था कि 3 से 6 साल के बच्चे जो है कवर्ड नहीं थे 10+2 स्ट्रक्चर, ठीक है ना, क्योंकि क्लास 1 6 साल से शुरू होता था। अभी जब बच्चे 6 साल के होते थे, हम लोग लगता था चलो भाई बच्चा 6 साल का हो गया, उसको नाम लिखवा देते। लेकिन इसमें क्या है कि पहले हम लोग को बच्चे को ऑलरेडी 0 से 3 इयर्स जो बच्चे का है, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, पहले बच्चे को उसमें हम लोग को प्रमोट करना है सबसे पहले। ये अब मैंडेटरी है। इसका मतलब है कि स्टार्टिंग के जो एज है बच्चों पे, उस पे हम लोग क्या करना है, बच्चों को सिखाना है, पढ़ाना नहीं है, सिखाना है। कैसे सीखेंगे बच्चे? आंगनबाड़ी है, बाल वाटिका है, प्री स्कूल है, जिसमें बच्चों को हम लोग को डालना है, और वो बच्चे वहां खेलेंगे, क्योंकि ये माना गया है कि 85% जो चाइल्ड का ब्रेन होता है वो 6 साल से पहले ही डेवलप हो जाता है। 85% ऑफ द चाइल्ड्स ब्रेन डेवलप बिफोर द एज ऑफ 6। तो इसका मतलब कि 6 साल से पहले बच्चों को बहुत कुछ सिखाना है हम लोग। चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 years है द फास्टेस्ट फेज ऑफ ब्रेन डेवलपमेंट। इस एज में बच्चों का ब्रेन बहुत तेजी से डेवलप करता है, इसलिए हम लोग को एज 5 से पहले बच्चों को प्रिपरेटरी क्लास में डालना है, बाल वाटिका में डालना है, आंगनबाड़ी में डालना है। और उसके लिए सरकार ने तय किया है कि ECCE, दैट मींस अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, के लिए टीचर्स को क्वालिफाइड किया जाए। जो अभी मदर्स टीचर हमारे यहाँ काम करती है, या बहुत स्कूल में काम करती है जहाँ नर्सरी एलकेजी यूकेजी 1 चल रहा है, वहाँ मदर्स टीचर होती है, उनको पूरे क्लास का जिम्मेदारी दे दिया था, भाई पूरे बच्चे को आप संभाल। एक्चुअली वही चीजें थोड़ा मॉडिफाई के साथ, मॉडिफिकेशन के साथ। तो ECCE में करना क्या है? तो इट कंसिस्ट ऑफ फ्लेक्सिबल, मल्टी बेस्ड, मल्टी लेवल, प्ले बेस्ड, एक्टिविटी बेस्ड एंड डिस्कवरी बेस्ड लर्निंग। बच्चों को सिखाना है, खिलाना है, एक्टिविटी करवाना है, प्ले करवाना है, और ऐसे करके बच्चों को डेवलप करना है ताकि वो बच्चे आने वाले समय में वो पढ़ने लगे, ठीक है।
इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखेंगे प्रेपरेटरी स्टेज। प्रेपरेटरी स्टेज में जैसा मैंने पहले दिखाया, जो वो बॉक्स मैंने दिखाया, इसमें लिखा हुआ है कि क्लास 3 से 5 यानी 8 से 11 साल के बच्चे इसमें रहेंगे। ये भी कंटिन्यूअसली अपना प्ले करेंगे, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग होगी, इंटरेक्टिव क्लासरूम लर्निंग होगी, और इनका लैंग्वेज और न्यूमरेसी स्किल्स उस समय डेवलप करना है। पहले के समय में क्लास 3 एक ये था, मतलब कंडीशन था कि क्लास 3 तक में बच्चे क्या सीखे, इसको पहले बहुत तरीके से मेजर किया जाता था, क्लास 3 तक में बच्चे सीखे क्या। अब क्या है, इसको हम लोग 3 से 5 में देख रहे हैं कि 8 से 11 साल में बच्चे क्या सीख रहे हैं, और जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है क्लास 5 तक, ग्रेड 5 तक, वो होम लैंग्वेज होगा। देखिए लैंग्वेज की बात हम लोग थोड़ी देर बाद कर लेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, कि वो होम लैंग्वेज में पढ़ेगा, मदर लैंग्वेज में पढ़ेगा या लोकल लैंग्वेज में पढ़ेगा, क्योंकि 3 लैंग्वेज तो उसको पढ़ना ही है। उसके बाद उसको इस स्टेट को छूट दी गई है, भैया आप ये लैंग्वेज एक अपना सिलेक्ट कर, ठीक है ना। तो ये प्रिपरेटरी स्टेज हुआ। नेक्स्ट मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में भी 3 साल का एजुकेशन है, और जो 3 साल है ये पूरी तरह से बेस्ड है ऑन द पेडागोजिकल करिकुलर स्टाइल, लेकिन इसमें सब्जेक्ट टीचर को इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है ना। सब्जेक्ट टीचर को इंट्रोड्यूस किया गया है, और सब्जेक्ट टीचर को इंट्रोड्यूस करके सारे बच्चों को अब कुछ कुछ कोर पेपर जो बोलते हैं उस पे बच्चों को ध्यान देने के लिए बनाया जा रहा है। साइंस, मैथमेटिक्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटी, बहुत सारे सब्जेक्ट। और इस स्टेज में एक्सपीरियंशियल लर्निंग पे भी ध्यान दिया गया है। बट एक्सपीरियंशियल लर्निंग होता क्या है, ये बच्चों को हम लोग को सिखाना कैसे है, ये हम लोग को पहले समझना पड़ेगा। बिकॉज वी नो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग, बट व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग? इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग थ्रू एक्सपीरियंस। हमने कहा चलो भाई मैंने एग्जाम दिया, पास तो नहीं कर पाया, क्रैक तो नहीं कर पाया, बट सीखा बहुत कुछ, अनुभव हुआ। जीते तो प्राइज मिला, नहीं जीते तो अनुभव मिला। एक्सपीरियंशियल लर्निंग में वही है, ये लर्निंग का प्रोसेस है एक्सपीरियंस के द्वारा। आप लर्न कीजिए, एक्सपीरियंस आप पाइए, उसका एक साइकिल बना हुआ है जो आगे हम डिस्कस करेंगे। नाउ दिस इज द सेकेंडरी स्टेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है, और इसमें बहुत चेंजिंग अचानक से आई है, तो इसमें हम लोग को थोड़ा सा ध्यान देना होगा जब हम लोग बच्चों को पढ़ाएंगे, क्लास खास करके जो सीनियर क्लासेस है और जो सीनियर क्लास के टीचर्स हैं। इसमें 4 ईयर होंगे, और ये होगा क्लास 9, 10, 11 एंड 12। The secondary stage will comprise of 4 years of multidisciplinary. What do you mean by multidisciplinary study? ये बहुत बड़ा चेंजिंग है इस पॉलिसी में। ये चेंजिंग ये है कि पहले जब बच्चे 10th क्लास पास कर जाते थे 10+2 वाले स्ट्रक्चर में, जो कि ओल्ड स्ट्रक्चर था नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का, तो उसमें 10th के बाद बच्चे डिसाइड करते थे कि मेरे को आर्ट्स पढ़ना है, साइंस पढ़ना है या कॉमर्स पढ़ना है। बट इन दिस स्ट्रक्चर, इस सिस्टम को पूरी तरह से हटा दिया गया है, और ये पूरी तरह से बच्चों पे छोड़ दिया गया कि व्हाट डू यू वांट टू learn in class 10, 11, 12. If you wish to opt, or if you wish to leave this subject in any stage, you can. बच्चा लिया साइंस, उसको लगा नहीं साइंस मेरे को लगता चलेगा नहीं, मेरे उसने अचानक चेंज कर लिया आर्ट्स, और वो फिर आर्ट्स से पढ़ने लगा। स्टार्ट तो वो साइंस से किया, लेकिन वो आर्ट्स से पढ़ाई करने लगा। और ये पूरा फोकस जो है एक्चुअल में क्रिटिकल थिंकिंग पे है, कि बच्चों को समझाना है। अभी हम लोग को बच्चों को जो हम लोग पहले तोता बनाते थे कि तोता रट जाओ, बेटा रट जाओ, इसको पूरा कॉपी को रट जाना, रट के नहीं, अब तोता वाला बात नहीं रहा। अब हम लोग बच्चों को लर्न करवाना है, सिखाना है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड करना है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट ये होता है कि बच्चों को भाषा सीखने का, मस्तिष्क उसका विकास का जितना भी पहलू है, वो बच्चों को हम लोग को सिखाना है, वो चाहे टेक्निकल में पढ़े और चाहे आर्ट्स में पढ़े। तो सेकेंडरी स्टेज ये हो गया। और सेकेंडरी स्टेज में एक चीज और आई है कि इसमें करिकुलम को भी रिड्यूस किया गया। आप देखे होंगे सीनियर टीचर्स जो भी हैं कि कुछ करिकुलम को रिड्यूस कर दिया गया, कुछ पार्ट्स को हटा दिया गया। क्यों हटाया गया? बिकॉज इंटरेक्टिव क्लासेस विल रिड्यूस डिपेंडिंग ऑन टेक्स्ट बुक लर्निंग। अब टेक्स्ट बुक लर्निंग को धीरे धीरे खत्म किया जा रहा है, और ये टोटल लर्निंग प्रैक्टिकल बेस्ड एंड कंसेप्चुअलाइजेशन पे होने वाला है, क्रिटिकल थिंकिंग पे होने वाला है, एक्सपेरिमेंटल लर्निंग पे होने जा रहा है। आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप बच्चों को लिनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल पढ़ा रहे हैं, x + y = 10 पढ़ा रहे हैं, x + y = आप 10 पढ़ा रहे हैं, तो उसको ये सिखाइए कि x + y = 10 जो हम पढ़ाए हैं, तो अगर लड़का x है और लड़की y है तो x + y = 10, पूरा क्लास में 10 बच्चा है, उसको ये समझ में आ जाए कि x, y और y गढ़ ले, तभी समझेगा कि इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, व्हाट इज द रियल एप्लीकेशन ऑफ एनी सब्जेक्ट इन आवर लाइफ, हमें एप्लीकेशन को बताना है।
अब टेक्स्ट बुक लर्निंग अब खत्म हो रहा है, हमें उसके प्रैक्टिकल बेस पे जाना है। कोई भी चीज हम लोग पढ़ाएंगे उसके प्रैक्टिकल पे जाना है। ओके, नेक्स्ट स्टेज एक्सपीरियंशियल लर्निंग के बारे में मैंने पहले डिस्कस कर चुका, एक साइकिल है। सबसे पहले इसको रिफ्लेक्ट करते हैं, उसके बाद कंसेप्चुअलाइज करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट करते हैं, उसके बाद फिर एक्सपीरियंस गेन करते हैं। ये साइकिल कंटिन्यूअसली चलते रहता है। रिफ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मैंने आज ट्रेनिंग लिया आप लोगों का ऑन एनईपी 2020, मैं लास्ट मिनट अगर दो टीचर सर से बोलूंगी सर आपने जो ट्रेनिंग लिया उस पर कुछ आप रिफ्लेक्शन दीजिए कि आपने इस ट्रेनिंग से कुछ सीखा भी या नहीं। क्योंकि सीबीएसई का ये कहना है कि हमारी ट्रेनिंग जो हो रही है वो तरीके से नहीं हो रही। व्हाई? क्योंकि मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर नॉट डूइंग दिस, दे जस्ट ओपन द लिंक and then do their work, and at the time of attendance they come to the link and fill the attendance and then feel it's okay, my target hour is going to be completed। क्या फायदा क्या है उसका? कोई फायदा नहीं। अगर हमने ऐसे ट्रेनिंग करना है तो कोई फायदा नहीं, और जब हम अच्छे टीचर नहीं बन पाएंगे तो बच्चों को अच्छा कैसे बनाएंगे। ओके, नेक्स्ट मल्टी लिंगुअलिज्म। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इस एनईपी में ना इसका बहुत इंपॉर्टेंस रहा है। सबसे पहली बात है कि ये मदर टंग की जो बात आई, इंट्रोडक्शन ऑफ मदर टंग, तो उसमें स्टार्टिंग से एक बहस छिड़ा हुआ है। जैसे मैं मान लीजिए इंग्लिश का टीचर और अगर मातृभाषा में पढ़ानी तो मेरी फिर जरूरत क्या है? तो फिर मेरी क्या जरूरत है? ठीक है ना। तो अगर हिंदी में पढ़ाएंगे तो फिर इंग्लिश का क्या होगा? ये क्वेश्चन बहुत लोग किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। पॉलिसी में ये कहीं भी नहीं कहा गया है कि आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाना है, चाहे आपको मैथ नहीं पढ़ाना है, खाली आपको मातृभाषा पढ़ाना है, ऐसा कहीं कहा ही नहीं गया। पॉलिसी में यह कहा गया है कि शुरुआत के जो वर्ष है जब बच्चे घर से निकलते हैं तो उस वर्षों में जो बच्चा जो भाषा जानता है उसी भाषा में बच्चों को आपको पढ़ाना है। अब मान लीजिए हम लोग झारखंड में रह रहे हैं, यहाँ का एक समुदाय खोरठा जानता है, उसको हिंदी नहीं समझ में आ रहा है, तो हम उसको फोर्स करके हिंदी पढ़ाएंगे? नहीं, उसको पहले हम खोरठा में सिखाएंगे और जैसे जैसे वो बड़ा होते जाएगा, और ये स्कूल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, मैनेजमेंट के लिए। If any child knows खोरठा, then you have to recruit पहले खोरठा टीचर रखना पड़ेगा, तब तो खोरठा पढ़ाएंगे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसलिए 2030 तक इस एनईपी पे हम लोग को समय दिया गया है कि आप इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंटेशन तो स्टार्ट है 2021 से ही, बट इसे हम लोग कंप्लीट कैसे करेंगे। तो इसमें ये कहा गया कि जब बच्चा घर से निकलता है उसको कन्नड़ आता है तो फिर उसको कन्नड़ भी सिखाइए, और जब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा हो जाए तो बाद में हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं। जैसे मान लीजिए क्लास 5 तक एक बच्चा को खोरठा आता है, हम लोग खोरठा पढ़ाए, एंड देन फिर उसको 8 तक देखेंगे क्या बच्चा सीख पा रहा है, तो हाँ सीख पा रहा है। फिर हम लोग इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे, उसमें सब कुछ इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि तो पढ़ाना तो सब है, लैंग्वेज पेपर हिंदी और इंग्लिश है, तो पढ़ना ही है। लेकिन इसमें कोई हेक्टिक नहीं है कहते भाई ये तो फिर क्या होगा, फिर तो बच्चा कोठा में मैट्रिक थोड़ा निकलेगा, 12th थोड़ा निकलेगा। उसका होम और लोकल लैंग्वेज को वैल्यू देना है, बिकॉज वो उस लैंग्वेज में ज्यादा लर्न कर सकता है। इफ ही और शी नोज कोटा देन ही और शी लर्न वेरी फास्ट इन कोठा लैंग्वेज। तो इस पे जोर दिया गया है कि हम लोग ऐसा करना है, हम लोग को सेंटर और स्टेट को मिलकर लैंग्वेज टीचर्स को रखना है, रीजनल लैंग्वेजेस, ताकि उनको हम लोग सिखा सकें। ठीक है ना। इसके बाद क्या है कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे और जब वो लोग 9th क्लास, जब वो +4 वाला जो सिस्टम आ जाएगा, 5+3+3+4, मैंने पहले डिस्कशन कर दिया 5 अर्ली वाला ECCE, उसके बाद 3 का मैंने चर्चा किया, फिर 3 का सेकेंडरी में किया, फिर मिडिल का डिस्कशन हम लोग किए। अब 4 जो हमारा सबसे लास्ट है, जो सेकेंडरी, जो हायर हम लोग बात करते हैं, तो वो जो साइंस और अदर सब्जेक्ट में पढ़ेगा उसको वो होम लैंग्वेज और इंग्लिश में वो पढ़ता है, बाद में फिर उसके लिए इंग्लिश पढ़ना होगा। ठीक है। अब देखिए मेन स्लाइड अब आया जो हमारे और आपके लिए, व्हाट इज द रोल ऑफ टीचर्स। टीचर्स का रोल क्या है? टीचर जो है, जैसा कि दिख रहा है स्लाइड में, truly shape the future of our children and therefore the future of our nation। और हम लोग ये कह सकते हैं कि टीचर्स आर द ऑक्सीजन फॉर एजुकेशन, विदाउट टीचर एजुकेशन नहीं चल सकता। टीचर का कितना बड़ा रोल है ये हम और आप ही जान सकते हैं, क्योंकि हम और आप टीचर हैं। और दैट्स व्हाई लिखा हुआ है, देखिए इन इंडिया जो टीचर जो वर्ड है मोस्ट रेस्पेक्टेड मेंबर ऑफ सोसाइटी।
अभी भी जब गुरुजन जब हम लोग अभी भी गांव में जाते हैं, किसी को पता चलता है कि गुरु है, तो सबसे पहले गुरु को इज्जत देता है, दंडवत प्रणाम करता है पैर पकड़ के, दंडवत। तो टीचर्स को हम लोग को सबसे पहले रोल मॉडल बनना पड़ेगा। हमारे पास जो है वो तो है ही, लेकिन अब जो हमारे पास नहीं था, जैसे हमने नहीं जाना गूगल मीट क्या होता है, हमने नहीं पता पहले कि जूम मीट क्या होता है, ये वेबएक्स क्या होता है, सीबीएसई सीओ पटना का लिंक कैसे होता है, सीओई, हमने क्या पता। लेकिन अब सीखना पड़ रहा है। जो यंग जनरेशन के टीचर्स है वो तो फिर भी कुछ कंफर्टेबल है, देन व्हाट वाज अबाउट द कॉलेज टीचर्स है, जिनकी उम्र 50-60 के बीच में है, थोड़ा तो उनको अनकंफर्टेबल फील होगा। बच्चे जब ऑनलाइन क्लास करते हैं तो थोड़ा उनके साथ बीच में मजाक कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो बहुत अच्छा से गूगल मीट समझ रहे हैं। लेकिन क्या उन टीचर के समय में ये सब था क्या? वो भी लर्न कर रहे हैं, वो भी सीख रहे हैं, ये सबको समझना चाहिए। तो व्हाट आर द रोल ऑफ टीचर्स? टीचर्स टू इनकरेज द 21st सेंचुरी स्किल्स इन द क्लासरूम। अब हमें अपने क्लासरूम में 21st सेंचुरी स्किल्स को इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें कि बहुत सारे स्किल्स हैं। लाइफ स्किल है, लाइफ स्किल का मतलब ये होता है कि हमें हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देना, और हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देने का मतलब ये है कि हमें उतना ही फोकस करना है हेल्थ और फिटनेस पे जितना हमने साइंस और मैथ में कर रखा है पहले। कोई भी गार्जियन से आप बात कीजिए, कोई पेरेंट्स से बात कीजिए, वो क्या बोलते हैं, हम बेटा को इंजीनियर बनाएंगे, डॉक्टर बनाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे, मैथ पढ़ाएंगे, इंग्लिश पढ़ाएंगे, हिंदी पढ़ाएंगे। नहीं, कोई ये बोला है कि बेटा को फिट रखेंगे? कोई ये स्कूल में आकर बोला है कि मेरे बेटे को स्कूल में फिट रखिए, उसके हेल्थ पे ध्यान दीजिए? नहीं, साइंस पढ़ाइए, मैथ पढ़ाइए। ये एजुकेशन पॉलिसी में अब ये बात नहीं रह गई। इसमें टीचर्स को बच्चे के हेल्थ पे और फिटनेस पे उतना ही ध्यान रखना है जितना साइंस और मैथ पे रखना है, इस पे ध्यान देना है। क्रिटिकल थिंकिंग, ये बहुत बड़ा पॉइंट है, प्रोमोटेड एट वेरी अर्ली एज। आपको बच्चों को सोचने लायक बनाना पड़ेगा, क्रिटिकल, वो क्या एक्स्ट्रा सोच पा रहा है, क्योंकि बच्चों के पास बहुत कुछ होता है लेकिन वो हमसे और आपसे बता नहीं पाते। वो क्लास में बैठे रहते हैं, उनको बहुत डाउट रहता है, लेकिन हमसे और आपसे पूछ नहीं पाते, शर्म आती है उनको। ये सब हम लोगों को खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि हमें हर एक एक बच्चे का रिकॉर्ड रखना है। और अब तो हम लोग कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग की ओर जा रहे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस्ड लर्निंग में तो करना ही यही है ना, कि उसमें बच्चों को लर्न कराना है, उसका असेसमेंट तैयार करना है, उसका आउटकम्स क्या आ रहा है, हर बच्चों का आउटकम्स पर नजर रखना, प्रोग्रेस देखना है। अब तो जो रिजल्ट भी बनेगा ना, वो 10-20 पन्ने का बनेगा इस पॉलिसी से। डिजिटल लिटरेसी, वन ऑफ द इंपोर्टेंट पॉइंट इन दिस जनरेशन। हम और आप अगर डिजिटली फिट नहीं रहेंगे, हम लोग बच्चे को कभी नहीं कर पाएंगे। तो डिजिटल लिटरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, आई एम होस्टिंग दिस ट्रेनिंग, आई एम द रिसोर्स पर्सन ऑफ दिस ट्रेनिंग, आल्सो होस्ट दिस ट्रेनिंग। कैसे पॉसिबल हुआ ये? क्योंकि मैंने सीबीएसई की सारी ट्रेनिंग कर रखी है और मैंने समझा कि ट्रेनिंग करना कैसे। और अब आप लोग की बारी है, मैंने आज स्टार्ट किया है, और अब हम लोग की बारी है, सभी लोग की बारी है, जितने टीचर्स यहाँ प्रेजेंट है, आप लोग सभी सेशन को होस्ट करेंगे। एंड यू ऑल आर द रिसोर्स पर्सन, मैंने पहले कह रखा है। प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच, ये हम लोग को लगाना है। बच्चे डाउट नहीं पूछ पाते, आपने पढ़ा दिया, कोर्स कंप्लीट कर लिया, लेकिन बच्चे का डाउट क्लियर नहीं हुआ, क्योंकि पूछे ही नहीं। पूछेंगे तब तो डाउट क्लियर होगा। लिटरेसी स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द रोल ऑफ टीचर्स टू इनकरेज 21st सेंचुरी स्किल्स। ये लिटरेसी स्किल ये है कि कंप्यूटर स्किल हो गया, मीडिया स्किल हो गया। मोस्ट ऑफ द टीचर्स आर वेरी अनअवेयर अबाउट द कंप्यूटर। कभी पूछिए कंप्यूटर आपको आता है? नहीं आता। नहीं आता तो हमको सीखना है, कंप्यूटर स्किल सीखना ही पड़ेगा अगर हमें एज ए टीचर एग्जिस्ट करना है। आजकल तो रिज्यूम में भी जब तक टीचर्स लिखते नहीं है कि मेरे को कंप्यूटर आता है, तब तक उनका सिलेक्शन भी नहीं होता। तो ये सब चीजें पे हम लोगों को टीचर्स को ध्यान देना पड़ेगा। नाउ द मेन पॉइंट, कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट, सीपीडी। ठीक है ना? इस डेवलपमेंट में हम लोग खुद अभी देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस हम लोगों को एक टारगेट मिला हुआ है, और दिस इज द पार्ट ऑफ द टारगेट वी आर डूइंग नाउ। द इन हाउस ट्रेनिंग ऑफ 25 आवर्स एंड द सीबीएसई सीओ ट्रेनिंग ऑफ 25 आवर्स, दोनों मिलाकर हो गया 50 आवर्स। एंड वी हैव टू कंप्लीट द 50 आवर्स ऑफ ट्रेनिंग
in each and every session. तो हमने जो 50 आवर का ट्रेनिंग कराना है या हमने जो करना है, क्योंकि आज आप अभी 1 महीना पहले मैं कर रहा था, आज करवा रहा हूँ। आप लोग आज कर रहे हैं, कल आप लोग भी करवाएंगे। तो ये ट्रेनिंग का जो टारगेट मिला है, क्यों मिला है? ये इसलिए मिला है कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो हम लोग को इम्प्लीमेंट करवाना है, तो उसमें जो जो स्किल्स है, उन सब स्किल्स को हम लोग को पहले खुद सीखना पड़ेगा। इसलिए सीबीएसई के द्वारा कंटिन्यूअसली जो है वो नए नए इनोवेशंस पे, नए नए टॉपिक्स पे ट्रेनिंग करवाया जा रहा है। अभी जो कोविड की वजह से जो स्पेशली ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म्स है वो ज्यादा एक्टिव है, जिसमें कि टीचर्स अपने आइडिया को शेयर कर सकते हैं। और जैसा मैंने पहले बताया कि सारे टीचर्स को 50 आवर का ट्रेनिंग कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के अंतर्गत हर साल करना पड़ेगा। और आपने 50 आवर का ट्रेनिंग किया तो आपको 50 सर्टिफिकेट भी मिलेगा कि आप ट्रेन हो चुके हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि स्कूल प्रिंसिपल्स जो है एज मी, वो भी नहीं, वो ऐसा नहीं है कि बस स्कूल के प्रिंसिपल जो है वो आपको टीचर्स को ये गाइड कर दिए, चलो भाई सब लोग अपना। नो, स्कूल प्रिंसिपल्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस ट्रेनिंग एंड दे आल्सो मस्ट हैव टू डू द होल ट्रेनिंग ऑफ 50 आवर्स। मैं कर रहा हूं। प्रिंसिपल की 5 दिन की अलग ट्रेनिंग भी हुई थी। मैं आपको थोड़ा अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। 3+2 3 डेज और फिर 2 डेज, और उसमें हम लोग का एक एनुअल पेडागोजिकल प्लान बना के दिखाना था। और वो एनुअल पेडागोजिकल प्लान जो बन रहा है APP, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि जब वो आप लोगों के सामने आपके प्रिंसिपल जब बताएंगे तो आप लोग को इतना अच्छा लगेगा कि हाँ, सीबीएसई ने बहुत कुछ दिया हम लोग करने के लिए। जब उस पूरे प्लान को हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा कि हम लोग कहीं है ही नहीं। और मैं आपको एक और एक्सपीरियंस अपना बताऊं। जिस समय में हम लोग प्रिंसिपल की ट्रेनिंग कर रहे थे आज से 1-2 महीना पहले, उस समय एक गिरडी के प्रिंसिपल थे, कोई स्कूल के याद नहीं आ रहा है, लेकिन उन्होंने बोला सीबीएसई के जो ये है जो रिसोर्स पर, उनको बोला कि सर ये जो आपने ट्रेनिंग करवाया ना अभी एनुअल पेडागोजिकल प्लान पे, और ये 5 दिन का जो ट्रेनिंग कराया, उसके बाद मेरे को पता चला कि एज ए प्रिंसिपल मेरे में कितनी कमी है। कोई भी 100% परफेक्ट नहीं होता है। प्रिंसिपल है तो क्या हमको सब आता है? एकदम नहीं आता। हम भी सीख रहे हैं, आप भी हमको सिखा रहे हैं। इसलिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है कि स्कूल प्रिंसिपल्स एंड लीडर्स विल हैव सिमिलर मॉडुलर लीडरशिप मैनेजमेंट वर्कशॉप एंड ऑनलाइन डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी टू इंप्रूव देयर ऑल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट स्किल्स। प्रिंसिपल सीखेगा तब टीचर सीखेगा, टीचर सीखेगा तभी बच्चे सीखेंगे। ये एक पूरा ये कम्युनिटी, ये लिंक है, ये साइकिल है, ऐसे ही चलना पड़ता। हम लोगों ने भी अपना पूरा कर रखा है, हम लोगों ने भी अपना किया है, हमारा भी सर्टिफिकेट मिलने वाला है प्रिंसिपल का। अब रिक्रूटमेंट और डिप्लॉयमेंट की बात आती है तो सबसे पहली बात है कि अच्छे से टीचर्स कहाँ से मिलेंगे। अभी तो जो टीचर्स हैं वो तो अच्छे हैं ही, जैसे आप लोग हैं। तो इसके लिए क्या किया जा रहा है कि जो रूरल एरिया जो है तो उसके लिए बीएड प्रोग्राम चलाया जा रहा है 4 ईयर इंटीग्रेटेड का। आप लोग जानते होंगे इसके बारे में। आजकल जो है पहले बीएड 2 वर्षों का होता था, अब 1 वर्ष कर दिया गया है। अब तो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कर दिया गया, यानी आप 3 साल का ग्रेजुएशन कीजिए प्लस साथ में 4 ईयर्स का एक कर लीजिए तो आपका बीएड कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद जो प्रॉब्लम आती थी हार्मफुल प्रैक्टिस ऑफ एक्सेसिव टीचर ट्रांसफर्स विल बी हाइलाइटेड सो दैट स्टूडेंट्स हैव कंटिन्यूटी इन देयर रोल। देखिए होता क्या है ना कि टीचर्स का बहुत ट्रांसफर होता है। जो गवर्नमेंट टीचर्स जो होते हैं उनका ट्रांसफर बहुत होता है, कभी किसी स्कूल में कभी किसी स्कूल में। बच्चे जो पढ़ते हैं ना वो टीचर्स को रोल मॉडल मान लेते हैं। मान लीजिए आप में से कोई टीचर है, आपको उस बच्चे ने रोल मॉडल मान रखा है और आपका ट्रांसफर हो गया, उस बच्चे पर क्या बीतेगी? तो वो तो आपको मॉडल माना हुआ है। फिर नए टीचर आएंगे, फिर वो उनको पढ़ाएंगे। तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि बार बार बच्चों को नए इन्वायरमेंट में ढलना पड़ेगा। इसलिए इस पॉलिसी में एक बात और कही गई है कि जो एक्सेसिव टीचर्स ट्रांसफर्स होते हैं उनको रोका जाएगा। बहुत ही केस ऑफ इमरजेंसी ही ट्रांसफर होगा, अदरवाइज टीचर्स को उनके गृह जिला जो होता है जहां पे वो रहते हैं, जहां उनका घर है, उनको वहीं पे दिया जाएगा। उसके बाद टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट जो है इसको भी मजबूत बनाया जाएगा।
इनकलकेट किया जाएगा टेस्ट मटेरियल के साथ, जैसे अभी सीटेट वगैरह का जो एग्जाम होता है उसके बाद ही सिलेक्शन होता है टीचर, ठीक है ना। तो ये था एक छोटा सा प्रयास हमारे द्वारा कि आप लोगों को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा हम बता पाए, और जैसा हम समझ पा रहे हैं कि आप लोग को आता भी होगा ये पहले से, लेकिन इट इज द पार्ट ऑफ आवर ड्यूटी